एक मिनट पूरी रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय तवाइट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं समुद्री जहाज की। तो जो हाल मशहूर में डूबे हुए सैन जोस युद्धपोत के मलबे के पास मिले थे उनमें अब 17 बिलियन जो है सोना पाया गया है। देखिए रिपोर्ट। दो समुद्री जहाज जो हाल ही में मशहूर डूबे हुए सैन जोस युद्धपोत के मलबे के पास मिले थे उनमें 17 बिलियन डॉलर का सोना लदा पाया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 62 बंदूकों वाला सैन जोस ब्रिटिश सेना ने 1708 में डुबा दिया था। स्पेन की सरकार ने एक नई फुटेज रिलीज कर बताया कि इस जहाज के मलबे में सोना और दूसरी मूल्यवान चीजें लदी हुई है। ये वीडियो रिमोट कंट्रोल वाले व्हीकल से रिकॉर्ड की गई और इसमें दिखता है कि एक नौका और एक जहाज मुख्य युद्धपोत के मलबे के पास दिखता है। दोनों जहाज 200 साल पुराने माने जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिमोट से ऑपरेट होने वाले पानी के नीचे के वाहन को देश के कैरेबियन तट से 3100 फीट नीचे भेजा गया था। नीले और हरे रंग की तस्वीरों में सोने के सिक्के, मटके और बिल्कुल ठीक अवस्था में प्रोक्लेन के कप दिखते हैं जो समुद्र की तलहटी में फैले हुए हैं। कई सदियों तक समुद्र के नीचे रहने के बावजूद जहाज का एक हिस्सा बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। एक तोप को भी समुद्र के तट पर देखा गया जो कई तरह से मिट्टी के बर्तनों से दूर है। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना और सरकार के पुरातत्व वैज्ञानिक इनके मूल स्थान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पाए गए सोने की जांच हो रही है और एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस सोने को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा या फिर सरकारी खजाने को भरने के लिए बाद में इसकी नीलामी भी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो हिंसा की अगर हम बात करें तो पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयान अभी चल रहे हैं, नुपुर शर्मा पर आरोप लगे हैं और उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर नवीन जिंदल को गिरफ्तार किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। शुक्रवार को देश भर के कई राज्यों में इसे लेकर प्रदर्शन किए गए और इस दौरान कई जगहों पर माहौल भी बिगड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा बल्कि और बढ़ गया है। शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल हो गया। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुम्मे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते नजर आए। इनमें प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न शहरों में पथराव की घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को उग्र होते देखा गया। प्रदर्शन कर रहे लोग नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, पुलिस से भिड़ते नजर आए। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी देखी गई। रांची में कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने और पुलिस कर्मियों को घायल करने के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो बाकी देशों के साथ जो स्थिति है उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो देश के अंदर की हालात है उस पर भी कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। इधर कुलगाम के खांडीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है जिसमें हिजबुल का एक आतंकी ढेर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर चल रहा है। बताया गया कि इनमें अब तक एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जाता है। देर रात सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन शुरू किया था जिसके बाद छिपे हुए आतंकी को ढेर किया गया। फिलहाल अन्य आतंकियों की तलाश जारी है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और इसके पहले पिछले मंगलवार को इसी इलाके में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को ढेर किया था। 10 जून को पुलिस ने सेना के साथ संयुक्त अभियान में बारामूला में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद, 2 चीनी पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस बरामद किए। बता दें अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई और इसके लिए कई अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई। तो जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के हालात पैदा है उसे देखते हुए कई तरह की कार्रवाई की जा रही है। आज भी 2 आतंकी पकड़े गए हैं और आईडी से उड़ाने की कोशिश थी आतंकियों को, इस साजिश को भी नाकाम सुरक्षा बलों ने किया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो 4 राज्यों में 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। अब इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। कहां किसकी जीत हुई है देखिए इस रिपोर्ट में।
देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए चुनाव में वोट डाले गए। कर्नाटक में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 1 सीट मिली है। कर्नाटक में बीजेपी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता नेता जगेश और लहर सिंह सिरोहा को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश भी जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। इधर राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा और कांग्रेस ने 3 सीटों पर बाजी मार ली। राजस्थान में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को जीत मिली है। यहां से बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा को हार का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर वोट पड़े। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की हैं, तो शिवसेना, कांग्रेस और राकपा ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। यहां शनिवार तड़के तक चुनावों का नतीजा आया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 3 तो भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से जो परिणाम सामने आए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कांग्रेस कुछ प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर पाई है तो कुछ जगहों पर निराशा कांग्रेस को हाथ लगी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। हरियाणा में भी लगभग ऐसा ही देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है क्योंकि यहां अजय माकन को हार नसीब हुई है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की है। कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग की बड़ी भूमिका यहां पर रही, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई और हार के बाद अब वाद पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव बड़े दिलचस्प रहे। यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां पार्टी के उम्मीदवार अजय माकन अपने कांग्रेस के 31 विधायक होते हुए भी हार गए और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पंवार जीते। दरअसल अजय माकन की हार में बड़ी भूमिका कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने निभाई है। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और माकन हार गए। माकन की हार के बाद बिश्नोई ने ट्वीट पर तंज भी कसा। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट में लिखा, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। बिश्नोई के इस ट्वीट को कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने भी ट्वीट कर कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा और ट्वीट में लिखा, जब पार्टी बड़े नेताओं के बेटों को बिना संघर्ष किए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना देगी, उनको राज्यसभा में भेज देगी, तो वो पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अब लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। कांग्रेस क्या अपनों से ही हार गई, इस तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं। इधर हरियाणा की 2 राज्यसभा चुनाव पर हुए चुनाव के नतीजे तो आ गए। यहां 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जब कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए मतदान में कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें जीत ली। कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी और जेजेपी का समर्थन प्राप्त था। 2 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही दिन भर हाई ड्रामा देखने को मिला। हालांकि मतगणना निर्धारित समय से 7.5 घंटे बाद आधी रात से शुरू हुई और देर रात करीब 2:30 बजे नतीजे घोषित हुए। 2 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देर रात निर्वाचित घोषित किया गया, जहाँ बीजेपी को मिले 3600 वोटों के मूल्यांकन से पंवार ने 1 सीट जीती। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने 2966 वोट वैल्यू के साथ दूसरी सीट प्राप्त की। कांग्रेस के वोटों का मूल्यांकन 2900 आंका गया। कांग्रेस के 1 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया, जबकि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा के लिए क्रॉस वोट किया था। कांग्रेस ने इतने सारे जो पैतरे खेले थे, सभी विधायकों को रायपुर भेजा, वो उस पर तमाम तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और वाकई अब कांग्रेस को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। 31 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस जो राज्यसभा चुनाव हार गई है, यानी कि भीतरघात की स्थिति कांग्रेस में अभी भी है। इधर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कृष्णलाल पंवार का कुरुक्षेत्र के थानेसर में यहां पर स्वागत किया गया। इसके अलावा कृष्णलाल पंवार जहां भी पहुंच रहे हैं उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार का कुरुक्षेत्र में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सांसद कृष्ण पंवार ने अपनी जीत पर पीएम मोदी समेत सभी केंद्रीय नेताओं का धन्यवाद किया।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अनुभवी पार्टी नहीं, अगर कांग्रेस अनुभवी पार्टी होती तो वोट रद्द क्यों होता। दर्शकों में नमन करता हूँ। जब मैं फर्स्ट बार आया था तो मेरे भाई सोना जी ने बहुत भव्य स्वागत किया था और आशीर्वाद देकर कार्यकर्ताओं पर अपनी तरफ से भेजा था। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, अमित शाह जी का, पूरे केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का और संगठन का, और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी और पूरे संगठन का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब इस जीत के बाद केंद्र की योजनाओं को हरियाणा तक लाया जाएगा ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। हालांकि केएल पवार की जीत पहले ही सुनिश्चित थी, लेकिन अब देखना होगा कि जो वादे किए गए हैं तमाम तरह के वो कब तक पूरे होते हैं। कृष्णलाल पवार के जीतने के बाद जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। इधर हरियाणा के राज्यसभा चुनावों के नतीजे के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता और अशोक तंवर ने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। भिवानी पहुंचे आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता ने हरियाणा के राज्यसभा चुनावों के बहाने कांग्रेस पर करारे प्रहार किए। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव में बिक जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर है और खत्म हो रही है। वहीं निकाय चुनावों में कांग्रेस द्वारा सिंबल पर चुनाव न लड़ने पर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग चुकी है। साथ ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को इन्होंने भ्रष्टाचार और मलाई खाने का गठबंधन कहा। इस देश के अंदर खत्म होती जा रही है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस बिक जाती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने भी कांग्रेस पर पहले ट्वीट कर और फिर पत्रकारों से बातचीत में निशाना साधा। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अब निशाने पर है। राजनीतिक हस्तियों की तरफ से कांग्रेस की इस हार पर जमकर बयानबाजी हो रही है। तय स्क्रिप्ट थी, इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब कुछ लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले तब ये तय हो गया था, फिर तीसरा जो कैंडिडेट आया तब तय हो गया था। एक तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल पहले से तेज थी। अब परिणाम सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में वार पलटवार का दौर देखने को मिला होगा। इंतजार करना होगा, और भी कई तरह के बयान अब सामने आएंगे। तो किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते में शामिल कुछ मांगे पूरी ना होने से किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यमुनानगर के कस्बा रादौर में पहुंचे भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया था, लेकिन समझौते के तहत रखी गई कई मांगों को सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया, जिसके चलते भाकियू नेता प्रदेश भर में किसानों के साथ बैठकें कर एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के गाँव डल्ला माजरा में 12 जून को एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह सहरावत सहित कई बड़े किसान नेता इस महापंचायत में पहुंचेंगे। 2 मुख्य कार्यक्रमों का आने वाले दिनों में आयोजन किया जा रहा है। 12 जून को डल्ला माजरा गांव में कुरुक्षेत्र में वहां पर एक किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पे देश के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत जी, युद्धवीर सहरावत जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के कई नेता पहुंच रहे हैं। इस दौरान 16 से 18 जून को हरिद्वार स्थित किसान घाट पर भी वार्षिक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिस महापंचायत में आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। किसान आंदोलन भी हमने देखा, और जो काले कानून लाए गए थे हालांकि उसे वापस ले लिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी मांगे हैं जो किसानों की लगातार देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि किसानों में गुस्सा है। खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों में नाराजगी ज्यादा है। इधर 67वें रेल सप्ताह कार्यक्रम में अंबाला रेल मंडल को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया। उत्कृष्ट कामों के लिए मिले सम्मान से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। देखिए रिपोर्ट। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आज मंडल रेल प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी जब ट्रॉफी लेकर लौटे तो अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सभी का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाएं पहनाकर उनको इस उपलब्धि पर बधाई दी गई। अंबाला मंडल को ओवरऑल के अलावा 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एमआर लेवल पर 2 कर्मचारियों को, जीएम लेवल पर 8 अधिकारियों को और इसके अलावा 18 कर्मचारियों को अवार्ड मिला है। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों के आपसी तालमेल और सहयोग से अंबाला मंडल ने इतना बड़ा सम्मान हासिल किया। यात्रियों को बेहतर सुविधा पहुंचाना, ट्रेनों की व्यवस्था सहित स्टेशन पर सफाई व्यवस्था, टिकट चेकिंग आदि कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार मिला है। इस साल भी जैसे पुराने पिछले सालों की तरह ही हमारी डिवीज़न की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है।
और अधिकतर मैक्सिमम शील्डें जो नॉर्दर्न रेलवे की अम्बाला डिवीजन को मिली हैं। डीआरएम ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो सका। अपनी परफॉर्मेंस को आगे भी इसी तरह बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अंबाला रेल स्टेशन या अंबाला जंक्शन ऐसा स्टेशन है जहां पर कई सारी ट्रेनें यहां से गुजरती है। ऐसे में अगर कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें यहां पर सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी उत्साह इससे बढ़ता है। इधर विशन लाल सैनी का अजय माकन को लेकर दिया गया बयान अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज के निशाने पर रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच बीजेपी के कृष्ण लाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा ने जीत हासिल की। वहीं जीत के बाद पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज के निशाने पर रादौर से कांग्रेस विधायक विशन लाल सैनी आ गए हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर रादौर से विधायक बीएल सैनी ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के पक्ष में 35 वोट पड़ने का दावा किया था और साथ ही कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी मूछें मुड़वा देंगे। इसे लेकर कर्णदेव कंबोज ने विशन लाल सैनी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस विधायक विशन लाल सैनी ने कहा कि इस प्रकार जीत के दावे तो चुनाव के वक्त सभी करते हैं, ऐसे में उनके इस बयान को अहमियत न दी जाए। वहीं उन्होंने सत्ता पक्ष पर गड़बड़ी कर उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया। राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, वहीं कांग्रेस विधायक के मूछें मुड़वाने वाले बयान से प्रदेश में पार्टी की किरकिरी भी हो रही है। विधायक ने यहाँ तक कहा कि हमारी 35 वोटें पड़ेंगी, अगर 35 वोट नहीं पड़ी तो मैं मूछ मुंडवा लूंगा। इस प्रकार का अहंकार कांग्रेस के लोगों में था। तो एक तरह से देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव खत्म हुए ही हैं और कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उसके बाद बयानों का सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। अब कांग्रेस इस पर चिंतन जरूर करेगी। इधर गुरुग्राम पुलिस ने 7 जून को हुए मनीष हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा दिया है। मनीष हत्याकांड को सुलझाने के बाद पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सन्नी और मनीष भारद्वाज दोनों दोस्त थे और फर्जी लाइसेंस मामले में एक साथ जेल भी जा चुके हैं। जेल से आने के बाद सन्नी ने मनीष भारद्वाज से 30 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस करने में सन्नी असमर्थ था। इसी के चलते सन्नी ने मनीष भारद्वाज को 5 गोलियां मारी, जिसमें मनीष भारद्वाज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई थी और आरोपी की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सन्नी सोनीपत से गुरुग्राम आ रहा है। उसी दौरान गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया। पुलिस हत्या में प्रयोग किए गए दूसरे हथियारों की बरामदगी के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। मनीष भारद्वाज के रूप में हुई, जो पहले से एक अवैध लाइसेंस और हथियारों के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था। बहरहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस जांच में ही पता चलेगा कि मनीष ने इस काम को अकेले अंजाम दिया था या दूसरे व्यक्ति भी शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। इधर अंबाला विजिलेंस ने रिश्वत रंगदारी मामले में बिजली विभाग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अंबाला विजिलेंस की टीम ने मुस्तैदी से बिजली विभाग के 2 लोगों को शिकायत के आधार पर 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही जेई और मध्यस्थता करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। मालिकपुर के जसवीर नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी कि ट्रांसफार्मर रखने के नाम पर 9,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है, तो डीएसपी अजय सिंह ने टीम के साथ छापेमारी की, जिसमें बिजली विभाग के माली और जेई के हेल्पर परमजीत को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और जेई के साथ ही अन्य एक व्यक्ति जिसने मध्यस्थता की, उनकी भी रिकॉर्डिंग विजिलेंस के पास है। उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी बाकी है। जसवीर सिंह मलिकपुर गांव है उसका, उसने शिकायत दी थी कि अभी ट्रांसफार्मर रखने का ये पैसे मांग रहे हैं, तो हमने उसकी शिकायत लेकर के और रेड जिस टाइम की है वहाँ पे प्राइवेट तौर पे रखा हुआ उन्होंने, वो पैसे की डिमांड कर रहा है और वो उनसे 9,000 रुपये मांग रहा है ट्रांसफार्मर बदलने का। हालांकि इस तरह के मामलों पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पहले ही बयान दिया था कि जो भी भ्रष्टाचार या करप्टेड अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद से विजिलेंस टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी पाया जा रहा है उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इधर दुनिया चाहती है कि रूस और यूक्रेन की जंग का जल्द खात्मा हो, लेकिन फिलहाल एक तो युद्ध रुकता नहीं नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पुतिन ने अब युद्ध के विस्तार के संकेत दे दिए हैं। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर रूस के कुछ और भी विरोधी आने वाले दिनों में आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट।
यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के करीब 3 महीने बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ नए संकेत दिए हैं। उम्मीद तो की जा रही थी कि युद्ध खात्मे की बात होगी, लेकिन पुतिन ने देश क्षेत्रीय विस्तार की दिशा में आगे कदम बढ़ाने की रणनीति का जिक्र किया। 17वीं सदी के जार्ल पीटर से खुद की तुलना करते नजर आए। पुतिन की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा में संबोधित करते हुए ये संकेत दिए गए हैं। उन्होंने न सिर्फ युद्ध लंबा चलेगा इस बात के संकेत दिए हैं, बल्कि युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि 17वीं सदी के जार्ल पीटर ने अपने कार्यकाल में 10 साल से ज्यादा युद्ध किए थे। अब माना जाता है कि यूक्रेन में तमाम चुनौतियों के बाद भी रूस कई बड़े शहरों पर कब्जा कर चुका है। ऐसे में रूस के विरोध में खड़े या फिर रूस के विरोधियों का साथ देने वाले राष्ट्र पर पुतिन की तरफ से सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन खंडर हो रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यूक्रेन की बंदरगाह पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन में खाद्य संकट खड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दूसरे देशों के साथ भी स्थितियां खराब हो रही है। चीन किसी और का साथ दे रहा, उत्तर कोरिया कहीं और साथ निभा रहा है, वहीं यूक्रेन लगातार कई देशों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। अगर जंग की बात करें तो जंग को लेकर कहा जाता है कि जंग अपने साथ तबाही लेकर आती है और रूस यूक्रेन जंग में दोनों देशों ने काफी कुछ गंवाया है। यूक्रेन जहां खंडहर बन गया है तो रूस पर आर्थिक संकट, आर्थिक दबाव और दूसरा कारोबार पर अमेरिकी घेराबंदी की स्थिति है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के हालात अब और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खंडर हो चुका यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन अब यूक्रेन रूस की इस जंग ने एक नया मोड़ ले लिया। हालात बिगड़ रहे हैं, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन रूस के सामने अभी भी ऐसी कोई चुनौती नहीं कि रूस को झुकना पड़े। लेकिन खंडर हो चुके यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की मदद भी कम पड़ रही है। कहा जा रहा है कि अब गेंद पूरी तरह से रूस के पाले में जा गिरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी नाकेबंदी की वजह से लाखों लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि काला सागर पोर्ट पर रूस की तरफ से नाकेबंदी की गई है और इसका असर यूक्रेन की आम जनता पर पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी नाकेबंदी की वजह से लाखों लोग भूखे मर सकते हैं। यूक्रेन की काला सागर पोर्ट पर रूस की तरफ से नाकेबंदी की गई है। ऐसे में खाने का सामान सप्लाई नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया भयंकर खाद्य संकट के कगार पर है। युद्ध के बाद अक्सर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के हालात चल रहे हैं, आर्थिक संकट तो है ही, लेकिन लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत यहां पर हो रही है। कई शहर ऐसे हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बढ़ते दूसरी खबर की ओर तो कांग्रेस उम्मीदवार और नेता अजय माकन ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की मतगणना में लेकिन उनका एक वोट कैंसिल होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी रिएक्शन दिए हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद कांग्रेस अब सत्ता पक्ष के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि चुनाव की तैयारी और मैनेजमेंट के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट और रणनीति को देखें तो हम पहली पसंद में निर्दलीय कैंडिडेट से आगे हैं, लेकिन उनका एक वोट कैंसिल होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया, इसलिए हम कानूनी रूप से सलाह मशवरा कर रहे हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई क्रॉस वोटिंग पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन पर जो भी कार्रवाई होगी पार्टी करेगी। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। शुरू से ही सरकार की मंशा पाक साफ नहीं थी, वो हमारे 2 वोटों को रद्द करने की कोशिश में थे। 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई बात हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो इनकी वोट रिजेक्ट हुई सर, और क्या ये मेरे को मालूम कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की, उस पर क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई करेगी पार्टी करेगी? 1 मिनट पूरी रिपोर्ट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।